पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर के लिए। और इस विशेष सेशन के कुछ मुद्दे भी क्लियर कर दिए गए हैं। बिल कौन कौन से लाए गए हैं कुछ तो क्लियर कर दिया गया है। लेकिन जो अपोजिशन की पार्टियां हैं और ख़ासतौर से कांग्रेस जो है, ये बीबीसी का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने शक जताया कि सरकार ने जो बताया है बिल वो नहीं ला के सरकार कुछ और भी ला सकती है। उन बिलों को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि संसद का विशेष सत्र किस प्रकार से बुलाया जाता है और कौन से ऐसे बिल है जो सरप्राइजिंगली आपको देखे जा सकते हैं कि आपको मिल सकता है। पता चलेगा कि 18, 19, 20 में कभी भी कोई बिल लाया जा सकता है। जैसे महिला आरक्षण का एक बिल है, वुमेन रिजर्वेशन का, जो कांग्रेस का बहुत पुराना एजेंडा है और ये उनके पार्टी मैनिफेस्टो में हमेशा ही रहता है कि हम जब आएंगे सरकार में तो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कई सारे राज्यों में भी लागू है, उसी प्रकार से सेंटर में भी 33% के आरक्षण का महिलाओं के लिए लागू किया जा सकता है रूल। लेकिन ये अभी चर्चा का ही विषय है, क्या ये लाया जाएगा नहीं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एनालिटिकल व्यू ही होता है हमारा इस चीज़ों पर समझाने का और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, मोदी सरकार ने बताया, पर कांग्रेस को अभी भी शक है। मोदी सरकार ने क्या बताया इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि कौन से ऐसे बिल हैं जिनको लाया जा सकता है। देखिए, एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। वर्तमान की जो सरकार है इसके पास अभी सेशन बाकी है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद चुनाव है और ये सरकार जाने वाली है इसलिए विशेष सत्र बुला के कोई बिल पारित करवाना हो। अभी कुछ दिन पहले ही मानसून सेशन जो है वो समाप्त हुआ है, मानसून सेशन। लेकिन इसके पास अभी शीतकालीन सत्र पूरा पड़ा हुआ है। अगर कोई ऐसा विधेयक रहता, सामान्य विधेयक, तो उनको शीतकालीन सत्र में आराम से पास करवाया जा सकता है। विशेष सेशन अगर बुलाया गया है तो निश्चय रूप से कोई न कोई विशेष मुद्दा ही होगा जिसको लेकर विशेष सेशन बुलाया गया है। इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके हुए हैं जब विशेष सेशन बुलाया गया हो। उंगलियों पर आप गिन सकते हैं विशेष सेशन इतने कम बुलाए गए हैं। तो इसलिए कोई तो निश्चित रूप से हड़बड़ी है जिसके कारण से विशेष सेशन को बुलाना पड़ा है। जो 4 सरकार ने विधेयक बताए हैं उनको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन वो विधेयक कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई देश के सामने इतनी बड़ी आवश्यकता उन विधेयकों की नहीं है जिस हिसाब से उसको पेश किया गया है कि हम स्पेशल सेशन में उनको लेकर आएंगे। ज़रूर कुछ बात है, वो तो पता चल ही जाएगा समय के साथ। अगर नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, अगर होगा तो भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि विशेष सत्र बुलाया कैसे जाता है और वो बुलाने का अधिकार किसके पास है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। संसद किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास होती है। यह निर्णय संसदीय मामले के कैबिनेट समिति के द्वारा किया जाता है, जिसको राष्ट्रपति जी औपचारिक स्वरूप प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति जी उसको औपचारिकता प्रदान करते हैं। फैसला किसके द्वारा लिया जाता है? कोई राष्ट्रपति महोदय फैसला लेते हैं क्या? नहीं, फैसला लिया जाता है कैबिनेट समिति के द्वारा और उस पर अंतिम मुहर किसका लगता है? तो राष्ट्रपति महोदय का लगता है। राष्ट्रपति के नाम पर ही संसद सदस्यों को संसदीय सत्र की बैठक के लिए बुलाया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, भारत में कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में बोला गया है कि 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने देश में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। एक होता है आपका बजट का सेशन जो फरवरी माह में होता है, एक होता है मानसून का सेशन जो जुलाई माह में होता है, और एक होता है शीतकालीन सत्र जो दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। ये 3 सत्र सामान्य रूप से बुलाए जाते हैं। इन 3 के अलावा कोई भी सेशन अगर बुलाया जाता है तो उसको विशेष सेशन कहा जाता है। विशेष रूप से बुलाया गया है सेशन, स्पेशल सेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, सबसे लंबा बजट सत्र चलता है। पहला सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। सबसे लंबा बजट सेशन ही चलता है। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होकर अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर के बीच में किया जाता है। और इसके बीच में अगर कोई विशेष सेशन बुलाना हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर चर्चा करना हो, जैसे मान लीजिए मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस था तो उस पर अगर सरकार को चर्चा करना था तो सरकार को विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ता, विशेष सत्र बुलाना पड़ता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस पर नहीं बुलाया गया है। लेकिन अभी बुलाया गया है 18, 19, 20, 21, 22 के लिए 4 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। और जो आज का सत्र था यानी कि 18 का जो सत्र था, 18 सितंबर का जो सत्र था, ये सत्र आयोजित किया गया। 18 सितंबर का जो सत्र है ये पुराने वाले सेशन में ही चलेगा, पुराने वाले संसद भवन में ही चलेगा। सेशन मैंने गलती से बोल दिया, पुराना जो संसद भवन है उसी में चलेगा। और क्या इस पर चर्चा की जाएगी? आज चर्चा की जाएगी पिछले 75 वर्षों में जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं पुराने संसद भवन में, उसको एक तरह से फेयरवेल तरीके से दिया जाएगा और सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी यादें, स्मृतियां उसमें साझा करेंगी। तो आज का तो सत्र यही चलेगा। कल से आपको देखने को मिल सकता है कुछ अलग। देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि संसद सत्र आहूत करना, समन,
संसद के सभी सदस्यों को बैठने के लिए बुलाने की प्रक्रिया है। संसद को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करते हैं, परंतु संसद के दोनों सत्र के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। अर्थात संसद सत्र का आयोजन वर्ष में कम से कम 2 बार तो किया ही जाएगा, लेकिन अपने देश में कम से कम 3 बार आयोजित किया जाता है। अब आज के मुद्दों को देखते हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको संबोधित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार ने क्यों बुलाया विशेष सत्र। 18 सितंबर शुरू होने वाले बिलों में ऐसी क्या खासियत है, इसको पास कराने के सरकार ने इंतजार नहीं किया और उसे संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ा। हम आपको इसके बारे में बताते हैं, चलिए बता देते हैं। देखिए पहली बात तो एक जो आरोप लग रहा है सरकार पर वो क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे, उनके चयन प्रक्रिया से सरकार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान का जो पैनल है जो हमारे कमिश्नरों को चुनता है, इलेक्शन कमिश्नर को चुनता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें कौन कौन लोग हैं तो उसमें एक विपक्ष के नेता होते हैं, एक हमारे CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक और भारत के प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। इसको पारित कराने के लिए बोला जा रहा है कि बुलाया गया है, जिसमें से क्या किया जाएगा, इस पैनल में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाएगा, एक कैबिनेट के मंत्री होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक विपक्ष के नेता होंगे। इससे क्या हो जाएगा, सरकार के पास बहुमत आ जाएगा किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है और किसको नहीं बनाना है, ये सरकार तय करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ये मैच के एम्पायर के जैसे होते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच है तो एम्पायर जो है वो भारत का नहीं हो सकता, ना तो पाकिस्तान का हो सकता है, उसका जो डिसीजन होगा वो बाइस्ड हो जाएगा। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एम्पायर की तरह ही होते हैं। अगर सरकार ही उनको चुनने लग जाएगी तो सरकार अगर कोई गलती करेगी तो भी वो एम्पायर जो है वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। एक तो ये आरोप लगा रहे विपक्षी पार्टियां कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बिल पर भी संसद में चर्चा होगी विशेष सेशन में। पहला है एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023। केंद्रीय कानून मंत्री अंजुन राम मेघवाल ने मानसून सत्र में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया, जहां इस पर चर्चा की जानी है। इस बिल में अपनी उपयोगिता खो चुके सभी अप्रचलित कानून या फिर स्वतंत्रता से पूर्व से पहले अधिनियमों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करेगी। जो भी ऐसे अप्रचलित कानून हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, स्वतंत्रता से पहले के कानून हैं लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं है, उन सभी को निरस्त करने के लिए सरकार इसकी घोषणा भी कर सकती है। इस बिल में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को निरस्त करने का फैसला है, तो वहीं अधिवक्ता अधिनियम 1861 को भी संशोधित किया जाएगा। इस विधेयक का प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं दलालों की सूची बना और प्रकाशित कर सकते हैं। कानून की पढ़ाई और कानूनी प्रशासन आवश्यक परिवर्तन के लिए भी सरकार अहम कदम उठा सकती है। ये बिल सरकार को ये शक्ति देती है। इस बिल में कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि इसको विशेष सेशन बुलाकर पास करवाया जाना चाहिए था। आप मुझे बताइए, इस बिल में कुछ भी आपको ऐसा खास लगा जिसके लिए विशेष सेशन बुलाना था? अगला है प्रेस व आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023। मानसून सत्र में सरकार ने 2023 में प्रेस व आवधिक पंजीकरण विधेयक को राज्यसभा में पास करा लिया था। अगर यह बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो लोगों को कई सहूलियतें मिलेंगी। इस बिल के लागू होने के बाद डिजिटल मीडिया भी रेगुलेशन के दायरे में आ जाएगा। डिजिटल मीडिया से क्या तात्पर्य है? यूट्यूब पर जो अभी आप न्यूज़ वगैरह देखते हो उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन नहीं का मतलब यूट्यूब जो उस पर कोई पत्रकार अगर वीडियो वगैरह बनाते हैं या डालते हैं तो उसको सरकार रेगुलेट नहीं करती है। वो एक तरह से 100% फ्री होता है। उसको केवल यूट्यूब के नियमों से पास होना होता है कि आप कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, हेट नहीं फैला सकते हैं, बाकी उस पर कोई सरकार का रेगुलेशन नहीं है। इस कानून के द्वारा सरकार उन डिजिटल प्लेटफॉर्म का, यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, इन पर भी कोई अगर कंटेंट है तो उसको भी रेगुलेट कर सकती है। उस पर जो मीडिया कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया कंटेंट को रेगुलेट सरकार कर सकती है। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल मीडिया रेगुलेशन भी दायरे में आएगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन शुरू करना है। इस बिल से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो जाएगी। जो न्यूज़पेपर हैं और मैगजीन हैं इनके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप प्रकाशित कर सकते हैं, वो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आप अपना अखबार शुरू करना चाहते हैं, आप जिला कलेक्टर के पास आवेदन दे सकते हैं। प्रेस का संचालन नहीं करने के लिए कई दंडात्मक प्रावधानों को हटा दिया गया है। ओके, डाकघर विधेयक 2023, इस बिल में भी कुछ ऐसा खास नहीं था इन दोनों विधेयकों में कि इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाना पड़े। फिर भी देखते हैं। डाकघर विधेयक 2023 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह 1898 बने पुराने अधिनियम की जगह लेगा। यह विधेयक डाकघर को पत्र भेजने के साथ साथ पत्र प्राप्त करने, एकत्र करने, भेजने और वितरित करने जैसे आकस्मिक सेवाओं के विशेषाधिकार को खत्म करता है। इस विधेयक को डाकघर खुद का विशिष्ट डाक टिकट जारी कर सकेंगे। उनके पास
उनके पास ऐसा करने का विशेष अधिकार होगा। यह अधिनियम पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट को रोकने की अनुमति देता है। किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा व शांति के मद्देनजर पोस्ट ऑफिस के कुछ शीर्ष अधिकारियों का अधिकार होगा वो किसी शिपमेंट को ओपन करे, उसे रोके या फिर नष्ट कर दें। कुछ अधिकारों को ये किसी आपातकालीन स्थिति में कुछ चिट्ठियों को या किसी शिपमेंट को रोकने, उसको देखने, उसको नष्ट करने का भी अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार तो लगभग दुनिया के हर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के पास होता है कि वो कुछ चिट्ठियाँ जो होती हैं उनको पढ़ते हैं, उनको खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो हमारे देश के लिए नुकसान पहुंचा रहा है या सरकार के लिए नुकसानदेह है। तो ये तो पहले से भी करते आई हैं बहुत सारी एजेंसियाँ, तो इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं था। चलिए, हो सकता है कि कुछ इसमें नियम बदले गए हों। अगला जो कानून है इसी को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, और चुनाव आयुक्त जो उनके सहयोगी आयुक्त होते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने के उद्देश्य से राज्यसभा के मानसून सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। राज्यसभा में ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसमें पैनल बनाया गया था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रखा गया था। इस विधेयक पर सरकार का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में कोई संसदीय कानून नहीं था, इसलिए सरकार अब इस समस्या को खत्म करने के लिए विधेयक का निर्माण कर रही है और एक पैनल बनाएगी। जिस पैनल में कौन कौन होंगे तो उसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता यह भूमिका निभाएगा। इसमें होंगे हमारे प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और एक और कोई कैबिनेट मंत्री होगा। इन तीन लोगों में मिलकर के किसका सिलेक्शन करेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसमें बहुमत से फैसला होगा तो विपक्ष का तो एक ही नेता है, एक तो कैबिनेट का ही यानी उसी पार्टी का, उसी सरकार का सदस्य है, और एक तो प्रधानमंत्री महोदय ही हैं। अध्यक्ष कौन रहेगा इस पैनल का तो प्रधानमंत्री महोदय ही रहेंगे। प्रधानमंत्री जिस भी पैनल के सदस्य बनते हैं उसका अध्यक्ष वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ऐसा नियम है। तो देखिए, इसमें अगर बहुमत से फैसला लिया जाएगा यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर सेलेक्ट करना है तो सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर तालमेल नहीं बिठाना पड़ेगा। सरकार की अपनी मनमर्जी चल सकती है, यहाँ पर वो जिसको चाहे उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है, जिसको चाहे उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद से हटा भी सकती है। तो ये जो उनको विशेष शक्ति दी गई है, हटाने की शक्ति तो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, तो संसद में तो बहुमत में है ही वो, तो वहाँ तो हटाने की शक्ति तो थी ही उनके पास, लेकिन यहाँ पर उनको पद पर लाने की भी शक्ति एक तरफा हो जाएगा। सरकार जिनको चाहेगी उनको पद पर लाएगी, जिनको चाहेगी उनको पद से हटा सकती है। तो इस विधेयक को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। हालांकि अब विवादास्पद बताया जा रहा है क्योंकि इसमें शक्ति का संतुलन एक तरफा है, जिससे चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं रह जाएंगे। एम्पायर जो है वो अगर भारत के होने लग जाएंगे और भारत का ही मैच है तो निश्चित तौर पर उनके अंदर थोड़ा सा तो होगा ही कि हम जिस देश से बिलोंग करते हैं उसके पक्ष में फैसला दें। बस ऐसा ही कुछ यहाँ भी है कि जिस सरकार ने हमें बनाया है, इस पद पर बिठाया है, जिसके कृपा पात्र बनकर हम इस पद पर बैठे हैं, उनके पक्ष में फैसला दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ ऐसी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, जो ये आरोप लगा रही हैं कि सरकार ने अभी भी सब कुछ नहीं बताया है। हो सकता है कि महिला आरक्षण का विधेयक लाया जा सके। महिला आरक्षण जो है ये कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना मुद्दा है, मैंने अभी बताया आपको, और 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम होगा सेंटर का, तो जैसे कई सारे राज्यों में महिलाओं की अलग से कट ऑफ वगैरह निकलते हैं, तो वैसा ही सेंटर के भी एग्ज़ाम में निकलने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपीएससी का भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में जनरल का कट ऑफ निकलता है, ओबीसी का निकलता है, एससी का निकलता है, एसटी का निकलता है, ईडब्ल्यूएस का निकलता है। लेकिन अब कैसे निकल सकता है? मान लीजिए अगर वुमेन रिजर्वेशन लागू हो जाता है, जनरल मेल का कट ऑफ अलग होगा, जनरल फीमेल का कट ऑफ होगा अलग, और ओबीसी मेल अलग, ओबीसी फीमेल अलग, एससी मेल अलग, एसटी मेल अलग, फीमेल अलग, सबका अलग अलग कट ऑफ जारी होगा। तो ये एक कयास लगाया जा रहा है। दूसरा कयास लगाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, कि जब से इंडिया नामक गठबंधन बनी है तब से अगर वोट शेयरिंग के आधार पर देखें तो 49% से ज़्यादा का वोट शेयरिंग किसके पास है? तो वो है इंडिया गठबंधन के पास। और इसी को लेकर जो वर्तमान की सरकार है, इसको भय है कि कहीं हम इलेक्शन हार ना जाएं 2024 का। ऐसा मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, कोई मेरा मानना नहीं है। तो इसलिए भी सरकार सोच रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन लाकर राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य के मुद्दों पर हावी करके ये इलेक्शन आगे कर लिया जाए, मतलब जीत लिया जाए। यह समय पूर्व इलेक्शन की भी संभावना बन रही है कि दिसंबर और नवंबर में ही आपको इलेक्शन देखने को मिल सकते हैं। सरकार जो है वो, पता चला कि सरकार ने राष्ट्रपति जी को रिकमेंडेशन भेज दिया, इस सरकार को डिजॉल्व कर दिया जाएगा और नया इलेक्शन हो सकता है कि समय से पहले ही ले लिया जाए और वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए देश में। यानी कि सभी राज्यों का, सभी केंद्र सरकार का और सभी राज्यों के जितने भी चुनाव हैं सब के सब एक साथ करवाए जाएं।
ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि सरकार इन मुद्दों को ला सकती है। यही दो मुद्दे हैं, एक है महिला आरक्षण का, एक है आपका वन नेशन वन इलेक्शन का। ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार पर आरोप लग रहा है। ओके, और ये जो आरोप लग रहे हैं ये कोई ऐसे ही बेसहीन नहीं है, तथ्यहीन है, तथ्य के साथ हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ दिन पहले ही एक समिति भी गठित की गई थी, जिसने रिकमेंडेशन पता ही है आपको, सरकार अगर समिति गठित करती है तो सरकार के ही बातों को रखती है वो समिति आगे। समिति तो बस नाम की होती है। तो इसलिए और भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इतना हाई लेवल कमेटी को आपको क्यों ज़रूरत पड़ी गठित करने की वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। इसलिए विशेष रूप से चर्चा हो रहा है और नए वाले संसद भवन में इसको आयोजित किया जाएगा। जो नया संसद भवन है उसी में विशेष सेशन को आयोजित किया जाएगा। आज का सेशन था पुराने भवन में, कल का सेशन जो है वो नए भवन में ही होगा। तो देखते हैं कल क्या निकल कर आता है। आज के लिए तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का। जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर बताइएगा, कुछ सीखने को तो मिला ही होगा। थैंक यू आप सभी का।